some observation. तो these are very important observation. तो जैसा कि मैंने अभी लिखा था कि आज मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराऊंगा, आज मैं एम्फेसाइज दूंगा सिर्फ कंसेप्ट पे। ठीक है, बहुत जो भी कंसेप्ट हैं आपके सिंपलेक्स प्रॉब्लम के, जो भी उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यू कैन सी दिस थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, यू कैन सी। लेट अस टेक वन बाई वन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं और उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। Cj माइनस जेड जे फॉर द बेसिक वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। तो इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे समझ लो कि इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पीछे न्यूमेरिकल में जाना पड़ेगा। तो जब मैं पीछे न्यूमेरिकल में जाऊंगा तो एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो भी इटरेशन होता है, पहला इटरेशन होता है या दूसरा इटरेशन होता है, उसमें जो भी बेसिक वेरिएबल होता है उसका सीजे माइनस जेड जे हमेशा जीरो आता है। ठीक है। इफ द सीजे माइनस जेड जे फॉर द नॉन बेसिक वेरिएबल बिकम नेगेटिव फॉर द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड पॉजिटिव फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, द एल्गोरिथम विल टर्मिनेट। तो जैसे ही हम देखते थे सीजे माइनस जेड जे, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता था और सीजे माइनस जेड जे नेगेटिव हो जाता था, तो एल्गोरिथम को हम टर्मिनेट कर देते थे। इसका मतलब आगे हम टेबल नंबर 4 या टेबल नंबर 5 बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से वैसे वर्स हो जाएगा इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इफ द सीजे माइनस जेड जे for at least one non-basic variable is zero, then it is a case of multiple optimal solution. तो मैंने बताया कि in this lecture we will discuss different cases. अगर आपको याद होगा एलपीपी में हम डिफरेंट केसेस जब हम डिस्कस करते थे, तो फर्स्ट केस था हमारा यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि ये पहला केस हो गया यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जहां पर हमें डिसीजन वेरिएबल की एक ही वैल्यू मिल रही है आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दिस इज द केस ऑफ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा जहां पर x1 और x2 सपोज। हाँ बोलो बेटा। गेम सॉल्व करना डिफरेंट मेथड से। हेलो। हाँ कोई इशू है क्या, बताओ। हेलो स्टूडेंट, कोई इशू है क्या, कोई प्रॉब्लम वो समझ में सर नहीं आ रही है? आवाज आ रही है ना क्लियर? सलाह आ रही है। हाँ ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक एक करके सारे कंसेप्ट इसमें दूर हो जाएंगे। तो कोई सा भी क्वेश्चन है कैसे भी आएगा सब हो जाएंगे, आप ध्यान से बस सुनते चले जाओ। और जहां पर आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां इंटरप्ट कर देना। तो मैं बता रहा था मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अगर x1 x2 दो डिसीजन वेरिएबल हैं किसी न्यूमेरिकल में, x1 और x2 के एक से ज्यादा अगर पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू सेम रहेगी और x1 और x2 के दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। दिस इज द केस ऑफ ऑप्टिमल मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने जो भी तीन न्यूमेरिकल सिंप्लेक्स के करे और दो न्यूमेरिकल बेगेम प्रॉब्लम के करे, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम थे वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन थे। अभी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे, वो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का होगा। तो जहां भी नॉन बेसिक वेरिएबल में जीरो आ जाए, अगर सीजे माइनस जेड किसी भी टेबल में नॉन बेसिक वेरिएबल का अगर जीरो आ जाएगा, तो वो केस मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का होगा। ये बात हम देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे अभी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अ टाई, व्हेनेवर देयर इज अ टाई इन द चॉइस ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। तो अगर ऐसा हो जाए कि सपोज सीजे माइनस जेड जे हम निकालते हैं इन एवरी इटरेशन, हम सीजे माइनस जेड जे निकालते हैं। अगर ये सीजे माइनस जेड जे सपोज यहाँ 14/11 आ रहा है और यहाँ भी 14/11 आ जाए, अगर सीजे माइनस जेड जे टाई हो जाए, किसी भी कंडीशन में टाई हो जाए, तो हमारे पास चॉइस रहेगी कि हम S1 को एंटर कराएं या S2 को एंटर कराएं। तो इस इस केस में हमारे पास कोई भी ऐसी एल्गोरिथम नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि वेदर वी शुड चूज S1 और S2। तो जहां भी टाई हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल में, हमें रेंडमली चूज करना पड़ेगा। जो भी बेसिक वेरिएबल है वो हमें रेंडमली बनाना पड़ेगा। अगर एक डिसीजन वेरिएबल हो जाए और एक स्लैक वेरिएबल हो जाए, अगर इन दोनों के बीच में टाई हो जाए, तब तो हम कह देंगे कि भैया डिसीजन वेरिएबल को ले लो। तब तो हम कह सकते हैं कि वी शुड चूज डिसीजन वेरिएबल इन द एंटरिंग वेरिएबल एज अ एंटरिंग वेरिएबल
और अगर टाई जो है वो x1 और x2 के बीच में हो गया, x1 और x2 के बीच में टाई हो गया, देन वी नीड टू चूज x1 रेंडमली इन बिटवीन x1 और x2। अगर हमने रैंडम सिलेक्शन गलत कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस एक इटरेशन आपकी बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। टू ब्रेक द टाई, any one of them is selected arbitrarily as entering variable, तो wrong choice may increase the number of iteration। ये हो सकता है कि अगर आपको x1 चूज करना चाहिए था लेकिन आपने x2 चूज कर लिया, तो ये हो सकता है कि इटरेशन आपको ज्यादा करना पड़ जाए, यानी 5 से 10 मिनट आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन आंसर विल रिमेन सेम, आंसर वही आएगा। देर इज नो मेथड टू प्रिडिक्ट द बिफोर हैंड, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सको कि वेदर यू शुड चूज x1 और x2, बट if there is a tie between decision variable and slack or surface level, we will choose decision variable। ठीक है, x1 और s1 में अगर टाई हो जा रहा है, then we will choose x1। ठीक है। if it is not absolutely necessary that once a variable leaves the basic it cannot enter, अगर किसी इटरेशन नंबर 1 में सपोज s1 वेरिएबल जो है वो लेफ्ट कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल नंबर 2 या टेबल नंबर 3 या टेबल नंबर 4 में ये वापस नहीं आ सकता, इट कैन एंटर, ये वापस भी आ सकता है, जैसा कि हमने बिग एम प्रॉब्लम में देखा था, न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने देखा था कि S1 जो है वो सिस्टम से जाने के बाद वापस इटरेशन नंबर 2 में लौट के आ गया। ठीक है। द ओनली यूनिकनेस इज एवरी इटरेशन शुड हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो ये हमने देखा है, जैसे जैसे हम टेबल नंबर 2 बनाते हैं या टेबल नंबर थ्री बनाते हैं, डिसीजन वेरिएबल चेंज होते चले जाते हैं। सपोज टेबल नंबर 1 में अगर डिसीजन वेरिएबल S1 और S2 है, तो टेबल नंबर 2 में डिसीजन वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, इट में बी x1 और h2। तो हर बेसिक वेरिएबल की जो डेफिनेशन है या बेसिक वेरिएबल का जो नाम है, वो हर इटरेशन में हर टेबल में चेंज होते रहेंगे। ठीक है। इफ यू गेट अ नेगेटिव वैल्यू और थीटा, तो ये मैंने बता दिया था, थीटा की कोई भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नहीं लिखा जाता है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए थीटा की वैल्यू। ठीक है। और इट कैन नॉट बी इनडिटर्मिनेट 0/0 और समथिंग डिवाइडेड बाई 0, यानी इनफाइनाइट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर आप कोई भी इटरेशन कर रहे हो और थीटा की वैल्यू जो है, सपोज 3 रो हैं और तीनों रो में किसी में इनफाइनाइट आ गई, किसी में नेगेटिव आ गई, किसी में इनडिटर्मिनेट आ गई, इट मीन्स क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस विल द एंड दैट विल बी द केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। तो अगर आपको याद होगा ग्राफिक्स, एलटीपी ग्राफिकल में हमने 4 केस देखे थे, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंड सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो तीसरा केस क्या हो गया हमारा, अनबाउंड सॉल्यूशन। तो अनबाउंड सॉल्यूशन अगर आपको याद आ रहा होगा, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया था, लेट अस से दिस इज द केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो कोई भी बाउंड्री नहीं बन रही है, कोई भी फिजिबल रीजन की अगर बाउंड्री नहीं बन रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, दिस इज द केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। यहाँ पर सिंपलेक्स प्रॉब्लम में अनबाउंड प्रॉब्लम कैसे रिकॉग्नाइज होती है, व्हेन द थीटा, यानी रिप्लेसमेंट जो वैल्यू है थीटा, वो या तो नेगेटिव होगा, यानी सारे के सारे थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू किसी की भी थीटा की जब नहीं आएगी, तो वो केस अनबाउंड सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो इसका भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। For a simplex table, it is customary not to represent any of these number in decimal form। तो कभी भी हमने, जैसे हम 10/7 अगर हम कर रहे हैं, तो 10/7 की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, इसे हमें डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखना है, इसे ऐसे लिखना है 1.4 समथिंग, ऐसे हमें नहीं लिखना है। इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड राइट द सिंप्लेक्स टेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल, डेसिमल में नहीं लिखना। इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल व्हेन द प्रॉब्लम डज नॉट हैव द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। तो हमने देखा था जब बिग एम में अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं कर रहे थे, तो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने में हमें दिक्कत आ रही थी। दैट्स व्हाई वी हैड टू इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो बिग एम मेथड इंश्योर्ड द आर्टिफिशियल वेरिएबल डज नॉट अपीयर इन द सॉल्यूशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये
जैसे कोई अगर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और छोटे छोटे गेट के क्वेश्चन है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था बिग एम मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2 इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इसको पेनल्टी भी देते हैं। पेनल्टी क्या देते हैं? M A1 M A2। पेनल्टी हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो फाइनल आंसर आए उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल से कोई भी हमें लेना देना ना हो। तो बिग एम मेथड इंश्योर कर देता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो फाइनल सोल्यूशन में अपीयर ना हो। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सीजे माइनस जेड फॉर आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए सीजे माइनस जेड निकालने की जरूरत नहीं होती, और निकाल दो तो भी सही है, नहीं निकालो तो भी सही है। इट इज नॉट that we end up introducing artificial variable for every greater than or equal to constraint। तो आप देखोगे कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे कि अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है भी, उस केस में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आपने ऐड नहीं भी किया तो भी काम चल जाएगा। यू आर एबल टू आर्टिफिशियल वेरिएबल हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में जब हम एन और एन माइनस एम और एम की जब कैलकुलेशन करते हैं, तब हम देखते हैं कि नॉन बेसिक वेरिएबल को जीरो रखने पे बेसिक वेरिएबल की वैल्यू आती है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में। तो कहीं कहीं ऐसा केस होगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस ना करना पड़े। मतलब अभी मान के चलो कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, कोई ना कोई ऐसा स्पेशल केस आप देखोगे जहां जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयर आर सिचुएशन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इम्प्रूवमेंट इन जेड इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ सी जे माइनस जेड जे एंड थीटा। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आप देखोगे सिंप्लेक्स प्रॉब्लम अगर किसी भी स्टूडेंट ने 2 या 3 सिंप्लेक्स प्रॉब्लम कर रखी होंगी, तो ये सारी की सारी बातें उसे समझ में आ जाएंगी। तो एक पॉइंट ये हो गया लास्ट पॉइंट, और एक पहला पॉइंट है बेसिक वेरिएबल जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सीजे माइनस जेड जे एंड थीटा इज ऑलवेज इंप्रूवमेंट इन द जेड। इन दोनों पॉइंट्स को समझाने के लिए लेट अस गो टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल। किसी हम पहले वाले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। लेट अस टेक द न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहला ही न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मैंने क्या बताया इन द फर्स्ट इटरेशन इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल विच वी हैव डन फॉर द सिंप्लेक्स टेबल। पहले न्यूमेरिकल में देखो, पहले इटरेशन में बेसिक वेरिएबल थे S1 और S2। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से नोट करनी है। S1 और S2 बेसिक वेरिएबल थे पहले इटरेशन में। तो यू कैन ऑब्जर्व S1 और S2 के रिस्पेक्ट में Tj माइनस Zj की जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, पहली बात। फर्स्ट इटरेशन में हमेशा Z की वैल्यू जीरो होगी। दूसरी बात, इन द फर्स्ट इटरेशन ऑलवेज द वैल्यू ऑफ जेड विल बी जीरो, क्योंकि हम इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे जैसे हम टेबल टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 बनाते हैं, यानी इटरेशन नंबर 2 और इटरेशन नंबर 3 करते हैं, तो हम जेड की वैल्यू इंप्रूव करते हैं। तो इंप्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में जेड की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। तो जो हम x1 और x2 जीरो पुट कर देंगे तो जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सीजे माइनस जेड जे बेसिक वेरिएबल का जीरो होता है एवरी टेबल में। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में जेड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। और जो तीसरा जो लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, इम्प्रूवमेंट इन जेड विल ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीजे माइनस जेड जे। सीजे माइनस जेड जे का अगर मैं थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर सीजे माइनस जेड जे कितना है 6, और थीटा की वैल्यू है 4। तो 6 into 4 कितना हो गया 24। तो यू विल सी वेरी केयरफुली, यू विल सी इन द सेकेंड इटरेशन z will be 0 plus 24 is equal to 24। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द सेकेंड इटरेशन बेसिक वेरिएबल्स आर s1 एंड x1। S1 और x1 के रिस्पेक्ट में सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो ही रहेगी। तो दीज आर द सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब आप देखोगे ये मतलब कुछ मैजिकल फैक्ट हैं जो कि अपने आप हो रहे हैं, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। सीजे माइनस जेड जे तो अपने आप ही आ रहा है। तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली दिस विल ऑल्सो टेल
दैट यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल इन द राइट डायरेक्शन। आप न्यूमेरिकल में अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो इन सारे फैक्ट से आपको पकड़ में आ जाएगा कि वेदर यू आर डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक और नॉट, वेदर यू मतलब सिंप्लेक्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, इफ योर थ्योरी इज वेरी क्लियर, तो आप समझ जाओगे कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। सबसे पहला जो इंडिकेशन है, जो मैंने पहले बताया था कि यूनिटी मैट्रिक्स, द बेसिक वेरिएबल शुड फॉर्म अ यूनिटी मैट्रिक्स। तो यू कैन सी S1 के रिस्पेक्ट में 1 और 0 हो गया, और ये 0 और 1 हो गया X1 के रिस्पेक्ट में। तो जो भी हम बेसिक वेरिएबल होता है, बेसिक वेरिएबल को हम यूनिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था, वो भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड इटरेशन के बाद हमने देखा ये सीजे माइनस जेड जे आया 1, और ये आया 3, यानी 3 × 1 कितना हो गया 3। यानी अगली टेबल में जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इंप्रूवमेंट इन जेड। यानी कंपनी को पहले दूसरी टेबल से फायदा हुआ 24 रुपए का, जब हमने तीसरी टेबल बनाई तो इंप्रूवमेंट कितना हो गया 3 × 1 विल बी 24 + 3। तो इटरेशन जो है वो तीसरा इटरेशन मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा, लेकिन मुझे पता चल गया तीसरे इटरेशन के बाद जो जेड की वैल्यू है वो 27 आएगी, बिकॉज इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थीटा इंटू सीजे माइनस जेड जे। तो यू कैन सी इन द थर्ड टेबल द जेड जे विल बी 27, 24 + 3. Now again you can see the base in after the third iteration, the basic variables are x1 and x2, and you can see with respect to x1 and x2 cj minus zj is equal to 0। ठीक है, तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल देख लो, कोई सी भी टेबल आप उठा के देख लो, अगर ये x1 and x2 x3 these are the basic variable, तो इसके रिस्पेक्ट में cj माइनस zj का जो बेसिक वेरिएबल है वो 0 ही आएगा, और नॉन बेसिक कभी भी 0 नहीं आएगा। जो नॉन बेसिक वेरिएबल है x1 x2 ये कभी भी 0 नहीं आएगा। और यू कैन सी इन दिस टेबल आल्सो यू कैन सी थीटा की वैल्यू है 6 और सीजे माइनस जेड जे है 5। तो अगली टेबल में स्टार्टिंग में इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में जेड की वैल्यू है 0, और नेक्स्ट टेबल में जेड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0 + 6 × 5 यानी 30। तो यू कैन सी इन द सेकेंड इटरेशन, जेड की वैल्यू 30 हो जाएगी, और अगेन यू कैन सी x2 S2 और S3 के रिस्पेक्ट में सीजे माइनस जेड जे का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। यानी बेसिक वेरिएबल का सीजे माइनस जेड जे का, अगेन कम टू द थ्योरी जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, that I have shown. Now you can see the Cj minus, you can read the point number 1 again. Cj minus Zj for basic variable is always 0, and the last point was improvement in Z is always the product of Cj minus Zj and theta. तो आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। If anyone having problem, आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया दैट वाज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल, दैट वाज द केस ऑफ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी आगे केसेस जाने से पहले। कई बार क्या हो जाता है, इक्वलिटी का साइन आ जाता है, बहुत ध्यान से देखना। इक्वलिटी का साइन, ये इक्वल का साइन है, यानी कंस्ट्रेंट जो है वो हमारा इक्वल है, इक्वल टू 7, और यहाँ पर है ग्रेटर देन। तो आप लोग कहोगे कि जब इक्वल आ गया तो हमें कोई भी वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें स्लैग वेरिएबल लगाने की जरूरत है, ना ही आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाने की जरूरत है, ना कोई दूसरा वेरिएबल ऐड करने के लिए जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इक्वलिटी का भी साइन है तो भी हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो लेट अस कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, भाई हम क्यों जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करें। तो लेट अस अज्यूम दिस दिस विल रिमेन सेम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम।
लेट अस कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी 5x1 प्लस 2x2, अच्छा ग्रेटर देन का साइन है यानी मुझे कुछ माइनस करना है, माइनस S1 प्लस A1 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन खत्म हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, x1 x2 आर द डिसीजन वेरिएबल, और जो दो वेरिएबल हमने ऐड कराए, एक सरप्लस वेरिएबल ऐड कराया और एक हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कराया। तो चार इक्वेशन, चार अननोन है और दो इक्वेशन है, यानी कोई से भी दो वेरिएबल को हमें जीरो रखना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या करते हैं, डिसीजन वेरिएबल को तो जीरो करते ही हैं। इफ आई पुट x1 इज इक्वल टू जीरो एंड x2 इज इक्वल टू जीरो, तो कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम? इफ आई पुट x1 इज इक्वल टू जीरो एंड x1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमें सही वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ S1 और A1, ये क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें सही वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर हम S1 अगर जीरो कर देंगे, सपोज आई पुट S1 इज इक्वल टू जीरो एंड x2 इज इक्वल टू जीरो, x1 को जीरो में ना रखूं, तो क्या मुझे मुझे फिर x1 की वैल्यू मिल जाएगी 7/2। ठीक है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। मुझे S1 की वैल्यू मिल जाएगी और A1 की कुछ वैल्यू मिल जाएगी जो कि डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में z की वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो वी नीड टू कन्वर्ट, व्हाइल कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इक्वल इक्वल का जो साइन है उसमें भी मुझे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो देखो, इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? इन द इक्वेशन नंबर 1 आई हैव इंट्रोड्यूस artificial variable a1, and this is in the equation number 2 there is a surplus variable and artificial variable a2। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, x1 x2। ये एक्सरसाइज आपको हर क्वेश्चन में करनी है, और अगर ये एक्सरसाइज गलत हो गई तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगी, पहली टेबल ही आपकी गलत बन जाएगी, तो फिर आगे सॉल्यूशन तो फिर आ ही नहीं सकता। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही केयरफुली करनी है। नाउ 5 वेरिएबल है और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन है 2, 1 एंड 2, दो ही इक्वेशन है, 5 अननोन है, यानी कोई से भी तीन वेरिएबल को मुझे जीरो रखना है। तो x1 और x2 को जीरो रख दूं, ठीक है, और s1 को जीरो रख दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो जस्ट इमीडिएट एलएचएस टर्म होगी a1 और a2, इन दोनों की वैल्यू मुझे आसानी से मिल जाएगी, a1 की वैल्यू मिल जाएगी और a2 की वैल्यू मिल जाएगी। इफ आई पुट x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, s1 is equal to 0, I will get a1 is equal to 7 and a2 is equal to 11। अगर मैं ये a1 वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करा था तो प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, तो मैंने बताया इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल इन केस व्हेन द कंस्ट्रेंट इज ऑफ इक्वल टू टाइप। द इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट है तो वहां पर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन क्या हो गया, a1 is equal to 7 and a2 is equal to 11। तो अकॉर्डिंगली वी विल मेक अ सिंपलेक्स टेबल। तो इसके आगे का तो हो ही जाएगा, उसके बाद सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे, फिर हम सीजे माइनस जेड जे निकालेंगे, जेड जे निकालेंगे, सीजे माइनस जेड जे निकालेंगे, इनकमिंग वेरिएबल देखेंगे, आउटगोइंग वेरिएबल देखेंगे। और क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम तब तक ये इटरेशन करते रहेंगे जब तक कि सीजे माइनस जेड जे सारे के सारे पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, नाउ देर आर केसेस, देर आर डिफरेंट केसेस, जैसे कि हमने एलपीपी ग्राफिकल में भी देखे थे अलग अलग केसेस। देर आर 4 डिफरेंट, 5 डिफरेंट केसेस। यहाँ पर एक टी जनरेसी का केस और आ जाता है। ठीक है, वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ना फर्स्ट वन इज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जितने भी हमने 5 न्यूमेरिकल देखे अब तक, दैट ऑल बिलोंग्स टू द यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या पहचान है, जब बेसिक वेरिएबल में सीजे माइनस जेड जे का जो कोफिशिएंट है, सीजे माइनस जेड जे का कोफिशिएंट जो है वो जीरो होता है, जीरो 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 आता है फॉर द बेसिक वेरिएबल, तब हमारा यूनिक ऑप्टिमल का
केस होता है। तो ये सबसे सिंपल कंडीशन यही है, ये वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ सेकंड केस इज अल्टरनेट ऑप्टिमल, थर्ड इज अनबाउंडनेस, इनफिजिबिलिटी एंड डीजेनरेसी। अनबाउंडनेस अल्टरनेट ऑप्टिमल तब आता है जब सीजे माइनस जेड जे फॉर अ नॉन बेसिक वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। अनबाउंड का केस तब आता है जब थीटा की जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो जाती हैं, या इंडेटरमिनेट हो जाती हैं, या इनफाइनाइट हो जाती हैं। इनफिजिबिलिटी तब आती है जब फाइनल सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाए और एल्गोरिथम टर्मिनेट कर जाए। यानी इफ यू आर गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, सपोज आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू आ जाए 5, तो मैंने बताया था कि स्लैग वेरिएबल का तो सिग्निफिकेंस होता है। जब मैंने बिग एम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि स्लैग वेरिएबल की वैल्यू अगर आ जाती है एस वन इजकल टू 10, एस वन की वैल्यू अगर 10 आ जाती है, 6 आ जाती है, तो उसका तो सिग्निफिकेंस है। स्लैग वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई जो रिसोर्सेस है वो अनयूटिलाइज रह गए हैं। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके क्वेश्चन में आ जा रहा है, आंसर फाइनल टेबल में आ जा रहा है, एल्गोरिथम टर्मिनेट कर जा रही है, इट मींस दिस इज द केस ऑफ इनफिजिबल और नो सॉल्यूशन। इनफिजिबल मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। दिस इज द केस ऑफ इनफिजिबल सॉल्यूशन। टी जेनेरेसी क्या होती है? जब थीटा की वैल्यू टाई कर जाती है। सपोज किसी इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में या थर्ड इटरेशन में, यू विल सी थीटा की वैल्यू जो है वो टेबल में दोनों रो के लिए, आर वन रो के लिए और आर टू रो, दोनों ही रो के लिए या तीन रो है, किन्हीं भी दो रो के लिए थीटा की वैल्यू अगर टाई कर जाती है, लेट अस से यहाँ भी 4 आ जाती है और सेकंड रो में भी 4 आ जाती है, देन दिस इज द केस ऑफ डी जनरेसी। तो डी जनरेसी में किस तरीके का सॉल्यूशन निकलता है, दैट वी विल सी नेक्स्ट। ठीक है, सबसे बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द केस नंबर 2, अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन when the cj minus zj is less than or equal to 0 but at least one non-basic variable is 0, it indicate alternate optimal। तो ये दोनों मैंने थ्योरी पढ़ा दी, अभी न्यूमेरिकल में बता दूंगा आपको। नाउ कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों ही लेस देन की कंस्ट्रेंट, तीनों ही लेस देन कंस्ट्रेंट है, तो आप क्या करोगे, तीनों में ही एस वन एस टू, एल एच एस साइड पे एस वन एस टू और एस थ्री को ऐड कर दोगे एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकम एस वन एस टू एस थ्री को ऐड करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। नाउ द टोटल वेरिएबल बिकम एक्स वन और एक्स टू। टोटल इसमें 5 वेरिएबल हो जाएंगे, एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू एंड एस थ्री। तो नंबर ऑफ वेरिएबल है 5, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 3। तो कोई भी दो वेरिएबल ऐसे होंगे जिन्हें मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा। तो लेट अस पुट x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, these are become नॉन बेसिक वेरिएबल, ये नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। और जिसका सॉल्यूशन आ जाएगा s1 s2 s3, these are become बेसिक वेरिएबल। तो इटरेशन नंबर 1 या टेबल नंबर 1 इज कॉल्ड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल। ठीक है, तो वी कैन सी, अब मैं इस न्यूमेरिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं करके भी नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी शेयर कर रखा है मैंने गूगल क्लासरूम पे, आप ये नोट्स वगैरह सारे देख सकते हो। तो यू कैन सी व्हेन वी पुट ऑल द वैल्यूज, सारी सारी की वैल्यू, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, जेड जे की वैल्यू निकाल ली, सीजे माइनस जेड जे दिखाया। देखो एस वन एस टू एस थ्री, सीजे माइनस जेड जे क्या है, सीजे माइनस जेड जे फॉर द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। ठीक है, फॉर द नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं टेबल नंबर 1 में, एक्स वन और एक्स टू, इसका सीधे माइनस जेड जे है 4 और 10। तो 4 और 10 में मोस्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी हो गई, मोस्ट पॉजिटिव हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में हम मोस्ट पॉजिटिव टर्म देख रहे हैं, तो ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। और इस की कॉलम के रिस्पेक्ट में व्हेन वी कैलकुलेट थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4, 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या हो गई, 4। यानी H2 जो है वो सिस्टम से चला जाएगा और X2 जो है सिस्टम में एंटर कर जाएगा। इन द इटरेशन नंबर 2, H2 रिप्लेस कर गया, H2 रिप्लेस कर गया X2 से। ठीक है, अगेन वी विल सी, वी विल मेक द इटरेशन नंबर 2, वी विल फिल द मैट्रिक्स
by keeping in mind that it should come the basic variable, all the three basic variables should form a unity matrix. So we can check after doing the iteration S1 का जो है S1 का देख लो आ रहा है कि जो नंबर वन पे होगा तो वन भी पहले आएगा, ये S1 जो है नंबर वन पे है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये 1 0 0 आएगा। X2 जो है नंबर टू पे है तो लेट अस चेक 0 1 0। S3 नंबर थ्री पे है 0 0 1। तो यू कैन से दिस टुगेदर, ये जो तीन सेल हैं ये यूनिटी मैट्रिक्स फॉर्म करके हमने इस तरीके से मल्टीप्लिक्स हमने इस तरीके से मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी करा R1 माइनस R2 यहाँ वो इटरेशन मैं बता चुका हूँ न्यूमेरिकल में, दैट यू कैन सी बाय योर ओन। तो आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन वी जस्ट फिल द मैट्रिक्स, और ये इसके बाद हमने चेक भी कर लिया अगर यूनिटी मैट्रिक्स आ रहा है इट मींस वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। नाउ कैलकुलेट द जेड जे की वैल्यू में हमने कैलकुलेट कर ली 0 into 8/5 plus 10 into 2/5 plus 0 into 4/5 4 and so on। 0 into 6 plus 10 into 4 plus 0 into 6 is equal to 40। ठीक है, तो जेड जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सीजे मैंने जेड जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ जैसे ही मैंने सीजे मैंने जेड जे कैलकुलेट कर लिया मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि जो x1 है, x1 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल है फॉर द सेकंड नंबर, फॉर द इटरेशन नंबर टू x1 इज द नॉन बेसिक वेरिएबल, और नॉन बेसिक वेरिएबल का जो सीजे माइनस जेड जे है वो 0 आ गया। इट मींस ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट ऑप्टिमल या मल्टीपल ऑप्टिमल का केस है। ठीक है, ये बात समझ में आई स्टूडेंट? ये जो जीरो आ रहा है ये बात समझ में आई? यही कंसेप्ट है, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ आज। ये जो कंसेप्ट है थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट है, किताब में पढ़ोगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब एक ही जगह मैंने पीपीटी में कर दिया। इसमें समझ में आया है आप लोगों को? बोलो भाई, ये बात समझ में आई? सीजे माइनस जेड जे। सर हाँ, आ गई समझ में? सीजे माइनस जेड जे, देखो बेसिक वेरिएबल क्या था सेकेंड इटरेशन के बाद? बेसिक वेरिएबल थे हमारे S1 X2 और S3। S1 के रिस्पेक्ट में 0 आया, X2 के रिस्पेक्ट में भी 0 आया, और S3 के रिस्पेक्ट में 0 आया। कोई दिक्कत नहीं है, 0 आता ही है हमेशा। हमेशा हर टेबल में बेसिक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है सीजे माइनस जेड जे का वो हमेशा 0 आता है। बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन दिस न्यूमेरिकल? जो नॉन बेसिक वेरिएबल है एक्स वन को मैं नॉन बेसिक वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन दिस टेबल। सेकंड इटरेशन में x1 तो आ नहीं रहा है, x1 का जो सीजे माइनस जेड जे है वो 0 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात है, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द अल्टरनेट ऑप्टिमल और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं टर्मिनेट कर दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? S1 की वैल्यू हो जाएगी 6, x2 की वैल्यू हो जाएगी 4, x2 की वैल्यू हो जाएगी 4, S3 की वैल्यू हो जाएगी 6, और z की वैल्यू हो जाएगी 40। तो दिस इज माई आंसर नंबर वन। ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप यहीं पर छोड़ दोगे एग्जाम में तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने केवल एक ही आंसर निकाला, जबकि ये क्वेश्चन था मल्टीपल ऑप्टिमल का था। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड आंसर निकाल के लिए हम क्या करेंगे? लेट अस टेक दिस जीरो टर्म एज एंटरिंग वेरिएबल, दिस विल बी एज की कॉलम। की कॉलम को डिवाइड करो आरएचएस से, 6 डिवाइडेड बाई 8/5 it become 15/4, 4 divided by 2/5 it become 10, 6 divided by 4/5 it become 15/2। तो ये आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, लिविंग वेरिएबल हो जाएगा 15/4। ठीक है, अच्छा एक बात बहुत ध्यान से देखो, ये 15/4 आ रहा है थीटा और ये आ रहा है 0, तो 15/4 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं 0 से तो कितना हो जाएगा? 0। इट मींस जेड में जो इंप्रूवमेंट होगा वो कितना होगा? 40 + 0, 40 + 0 विल बी इक्वल टू 40। यानी जेड में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो यहीं से पता चल गया। तो अगला जब मैं इटरेशन करूंगा
इटरेशन नंबर थर्ड कैसे करूंगा, की कॉलम जो की एलिमेंट है वो प्रोसीजर वही रहेगा, R1 R2 और R3 निकालने का जो प्रोसीजर है दैट विल रिमेन सेम। हमें यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई विल नॉट डिस्कस हेयर इन दिस न्यूमेरिकल, आप अपने आप देख लेना, ये मैंने नोट्स गूगल क्लासरूम पे मैं शेयर कर दूंगा। तो यू कैन सी कोई भी इंप्रूवमेंट जेड में नहीं हुआ, जेड बिकम रिमेन। तीसरे इटरेशन के बाद भी जेड की वैल्यू जो है वो 40 रही, और सेकंड इटरेशन के बाद भी जेड की वैल्यू 40 रही, यानी कंपनी को पहले भी 40 रुपए का फायदा हो रहा था और थर्ड इटरेशन के बाद भी 40 रुपए का फायदा हो रहा था। बट डिफरेंस क्या हो गया, नाउ द आंसर बिकम चेंज। x1 की वैल्यू अब कितनी हो गई, 15/4, ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, और x3 की वैल्यू, x3 तो आ नहीं रहा है, तो x3 की वैल्यू हो गई 0, और x3 की वैल्यू हो गई 3। टोटल z की वैल्यू हो गई 40। यानी दो आंसर हो गए इस क्वेश्चन में। एक आंसर और निकल सकता है, वी कैन सी दिस s1 इज ऑल्सो अ नॉन बेसिक वेरिएबल, तो हम यहाँ से भी एक एंट्री कर सकते हैं और चौथा इटरेशन भी कर सकते हैं। तो चौथा इटरेशन जनरली करने का टाइम नहीं है, तो आप थर्ड इटरेशन भी कर दोगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। मल्टीपल ऑप्टिमल का क्वेश्चन है, अगर आपने दो आंसर भी बता दिए एग्जाम में देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो देखो फायदा क्या हुआ तीसरी इटरेशन करने का, अब कंपनी वाले को पता चल गया कि उसके बाद दो आंसर हैं, जो भी फिजिबल आंसर होगा अपने अनुभव से या एक्सपीरियंस से दैट ही विल सेलेक्ट। पहले जो था, अगर मैं सेकेंड इटरेशन पे ही अगर मैं ये क्वेश्चन एंड कर देता तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन आता है, यानी अगर प्रोडक्ट नंबर 2 से अगर चार मैन्युफैक्चरिंग करनी थी तो वो चार ही करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसे दो ऑप्शन मिल गए, ठीक है। नाउ आई होप समझ में आ गया होगा। तो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस इन द ग्राफिकल मेथड ऑल्सो। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, मल्टीपल ऑप्टिमल कैसे पहचानते थे, कोई मुझे बताएगा। हम क्वेश्चन देखते ही पहचानते थे, मल्टीपल ऑप्टिमल कैसे पहचानते थे, अगर ये ग्राफिकल का क्वेश्चन होता तो हम क्या देखते, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर। भाई सिंपलेक्स में तो हमने देख लिया सीजे माइनस जेड जे, अगर नॉन बेसिक वेरिएबल का जीरो आ रहा है देन इट इज द केस ऑफ अल्टरनेट ऑप्टिमल। अगर यही क्वेश्चन अगर ग्राफिकल का होता तब हम कैसे देखते कि ये मल्टीपल ऑप्टिमल का क्वेश्चन है, भूल गए, किसी को याद नहीं है। देखो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ग्राफिकल में, अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने कराया था ग्राफिकल में, मल्टीपल ऑप्टिमल का क्वेश्चन था। तो उसमें व्हेन वन ऑफ द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, उसका जो स्लोप है, इसका मैंने स्लोप भी निकाल के दिखाया था। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का जो स्लोप है यहाँ पर आ रहा है -2/5 -2/5, इसका जो स्लोप है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्लोप के बराबर हो जाए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप के बराबर अगर हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप है और ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का स्लोप है, देन इट इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ग्राफिकल में तो हमें इस तरीके से पता चलता था, और अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो यू कैन सी, अगर मैं इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस सेकंड इक्वेशन बिकम 4x1 प्लस 10x2, 4x1 प्लस 10x2 बिल्कुल सेम हो गई, यानी दोनों ही स्ट्रेट लाइन आपस में अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर दूंगा तो दोनों ही ओवरलैप कर जाएंगी, दोनों का जो स्लोप है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, if you if you achieve the experience then you can see by watching the question very, observing the question very carefully, you can identify the alternate optimal और multiple optimal case, ठीक है। तो यहाँ ग्राफिकल में यहाँ वही लिखा है, ग्राफिकल में हम क्या करते थे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैरेलल हो जाता था बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के, ठीक है, एंड द सेम ऑप्टिमल वैल्यू एट मोर देन वन कॉर्नर पॉइंट। तो एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे हमें सेम जो जेड की वैल्यू है मिल जाती थी। इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल इन नॉन बेसिक वेरिएबल इज जीरो, तो वो मैंने बता दिया, अगर सी जो मैंने जेड जे अगर जीरो आ रहा है तो वो केस हो जाएगा मल्टीपल ऑप्टिमल का। फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड वेरी यूजफुल। तो मैंने बता दिया कि मैन्युफैक्चरर जो है कंपनी वाले को क्या फायदा होगा, दो या तीन अगर सॉल्यूशन उसके पास आ जाएंगे तो वो बेटर अपने एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकता है कि विच ऑप्शन ही शुड गो, चूज द वन विच कुड सेव
सम रिसोर्सेज, तो वो प्रैक्टिकली कह सकता है कि हाँ ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इससे मुझे और ज्यादा फायदा हो रहा है। नाउ द केस नंबर 3 इज अनबाउंड सिचुएशन। तो लेट अस टेक न्यूमेरिकल। तो अगेन इस न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। एन की वैल्यू निकाली 6, एन की वैल्यू निकाली 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 3। तो एन माइनस एम कितना हो जाएगा? 3, यानी तीन जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? x1 x2 x3। तो यहाँ पर एक हो जाएगा ये, दिस x4 इज नथिंग बट आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये x4 जो है इसको आप a1 भी ले सकते हो, यहाँ पर x4 लिख दिया है। दिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल वेरिएबल। इक्वल टू कंस्टेंट है ये, इक्वल टू कंस्टेंट को हटाने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब वैसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखो इस क्वेश्चन में हमने एक स्टेप बचा लिया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। लेट मी एक्सप्लेन दिस। वेरी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 1 2 3। अगर हम इस कंस्ट्रेंट की बात करें, अगर तीन तीन अगर इक्वेशन है तो टोटल 6 तो हो ही जाएंगे वेरिएबल, 3 प्लस 3। अगर हम इस इक्वल टू कंस्ट्रेंट की बात करें, हम एक वेरिएबल बचा सकते हैं। कैसे बचाया हमने? अ, यहाँ पर जो x4 जो है, ओके, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया है। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 3 से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। तो इट बिकम 7/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ x4 s1 और s2 तीन वेरिएबल ये हो गए, x1 x2 और x3 ये तीन वेरिएबल हो गए, तीन तीन अननोन हो गए। छः, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 3 एंड टोटल नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू 6। तो हमें तीन वेरिएबल है उसको जीरो रखना है, x1 x2 x3 को जीरो रख दिया, x4 s1 और s3 की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसमें देखो क्या किया है, तीन से डिवाइड करके हमने एक वेरिएबल जो है वो रिड्यूस कर दिया है। इसको ऐसे समझो, हमने एक जो वेरिएबल है, कैलकुलेशन में जो 7 वेरिएबल आ जाते हैं, उस एक वेरिएबल को हमने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, इसको तीन से डिवाइड करके। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने बचा दिया। अगर आप तीन से डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तीन से डिवाइड करके वी कैन सी x4 s1 और s3 की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। तो बाकी के स्टेप वैसे ही रहेंगे। वी विल डू फर्स्ट इटरेशन, वी विल डू सेकंड इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन में थीटा की वैल्यू आ गई। इन द सेकंड इटरेशन वी आल्सो सी द वैल्यू ऑफ सम थीटा। नाउ इन द सेकंड इटरेशन यू कैन सी थीटा की वैल्यू आ रही है -21/4। तो ये आप करके देख लेना एक बार। थोड़ा सा लेक्चर में 5 से 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा, सारे केसेस को मुझे कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। दिस इज द थर्ड केस चल रहा है। सेकंड इटरेशन के बाद आपने देखा थीटा की वैल्यू आ गई -21/4। सेकंड रो में थीटा की वैल्यू हो गई -15/2 और थर्ड रो में थीटा की वैल्यू आ गई माइनस, थर्ड रो में जो थीटा की वैल्यू आ गई 1/3 अपॉन -1/3, -1 होना चाहिए यार, -1। तो तीनों ही नेगेटिव आ गए। जब थीटा की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव या इनफाइनाइट और इनडिटरमिनेट आ जाती है, सारी की सारी वैल्यू इस तरीके से आ जाती हैं, देन इट इज द केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन इसमें होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा दैट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, दैट इज इनकमिंग वेरिएबल x3 can be increased to any higher value without affecting the feasibility। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ इनकमिंग वेरिएबल जो है वो x3 है, वो किसी भी वैल्यू तक एक्सटेंड कर सकता है। इसको ऐसे समझा कि ये इनफाइनाइट जा रहा था हमारा अनबाउंड सॉल्यूशन, जब एलपीपी हमने ग्राफिकल किया था। तो वो उसी उसी तरीके से समझ सकते हो कि x3 की वैल्यू हम इनफाइनाइट तक दे सकते हैं, काफी एक लार्ज वैल्यू उसकी हो जाएगी। मोटा मोटा आप ये समझ लो दैट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। तो हमें बस
एक लाइन लिख देनी है आंसर में, दैट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। तो देर आर सम ऑब्जर्वेशन ऑफ अनबाउंडेडनेस and unbounded solution in the simplex technique occur when it is not possible to determine basic variable that should leave the basic, यानी लिविंग वेरिएबल को हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। एंटरिंग वेरिएबल तो पता चल गया, बट लिविंग वेरिएबल हमें डिसाइड नहीं हो पाता है क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो इंडिटर्मिनेट या नेगेटिव आ जाती है। दैट इज द केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। दिस हैपन व्हेन ऑल द कंस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल इज टू एंटर द बेसिक आर नेगेटिव और जीरो, so that there is no minimum नॉन नेगेटिव रेशियो। तो वही है, पॉजिटिव रेशियो को हमें थीटा नहीं मिल रहा है, इट मींस ये अनबाउंड केस का सॉल्यूशन है। इन सच केस, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं इसे। इन सच केस वैल्यू ऑफ एंटरिंग वेरिएबल कैन, ये हमने देख लिया अभी, इसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। इन सच केस ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इनडेफिनिट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इनडेफिनिट हो गया। अनबाउंडनेस प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो हमने जो मॉडल है, जो मैथमेटिकल मॉडल है वो पुअरली कंस्ट्रेंट किया, जो कंस्ट्रेंट जो है वो हमने सही से नहीं बनाया, यानी फॉर्मुलेशन सही नहीं करा। वन और मोर नॉन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट आर नॉट इंक्लूडेड एंड द पैरामीटर ऑफ सम ऑफ द कंस्ट्रेंट आर नॉट एस्टिमेटेड करेक्टली। तो द सेकंड सिग्निफिकेंस इज, जो पैरामीटर है वो सही से हम लोग ने एस्टिमेट नहीं किया। दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द अनबाउंड सॉल्यूशन, यानी हमारी प्रॉब्लम में ही कुछ गलती थी, प्रॉब्लम को हमने सही से कंस्ट्रक्ट नहीं किया। नाउ अनदर केस इज इनफिजिबिलिटी। तो इनफिजिबिलिटी है, लेट अस फर्स्ट सी दिस न्यूमेरिकल। इसको एक काम करते हैं, इसको और ज्यादा समझ में आएगा। लेट अस टेक दिस न्यूमेरिकल by doing it by graphical method। तो लेट अस से मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। इफ आई पुट x2 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू हो जाएगी 1। इफ आई पुट x1 इज इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो एक इक्वेशन है ये आ गई, और इसका फिजिकल सॉल्यूशन क्या हो गया, लेस देन है तो ये वाला रीजन हो गया। लेस देन कंस्ट्रेंट है, यानी वी विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। इन इक्वेशन नंबर 2 लेट अस पुट x2 इज इक्वल टू 0, 12/3 इज इक्वल टू 4, ये हमने 4 मान लिया। if I put x1 is equal to 0, if I put x1 is equal to 0, x2 will be equal to, if I put x1 is equal to 0, it will be 3। तो ये हो जाएगा 3। तो ये सेकंड स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई है 3। नाउ कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, ग्रेटर देन, यानी वी विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमें दूर जाना है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो गया, ये वाला रीजन हो गया। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या आपस में कभी मीट करेंगे, क्या इनका कोई इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा। एटलीस्ट नॉन नेगेटिविटी, यानी पहले क्वाड्रेंट में इसका कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। इट इज द केस ऑफ इनफिजिबिलिटी और नो सॉल्यूशन। अब इनफिजिबिलिटी की जो कंडीशन है, ग्राफिकल में तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, अगर ये दो वेरिएबल है। सिंप्लेक्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन, अगर हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तब हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन जो है वो नो सॉल्यूशन के। तो लेट अस सी इन द सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, लेट अस कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। S1, S2 और A1 ये तीन वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गए। बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने तीन वेरिएबल को जीरो कर दिया, S1 और A1 की वैल्यू आ गई। तो when we make this iteration table, this question belong to the maximization। तो हमें ये तब तक करना है जब तक मोस्ट पॉजिटिव टर्म आ रही है, 3+3 है, दिस इज द पॉजिटिव टर्म। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद सेकंड इटरेशन में हमने देखा कोई भी पॉजिटिव टर्म नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर इटरेशन एंड हो गया, एल्गोरिथम भी टर्मिनेट। सेकंड इटरेशन के बाद हमें पता चल गया कि एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गई बिकॉज ऑल Cj माइनस Zj आर आइदर नेगेटिव और जीरो। एल्गोरिथम तो टर्मिनेट हो गई, बट हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है A1 दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम जो है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन की है और नो सॉल्यूशन की है, क्योंकि फाइनल आंसर मतलब सेकंड इटरेशन के बाद तो तीसरी इटरेशन हो नहीं रही है। फाइनल आंसर में A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस दिस इज द केस ऑफ इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल एंटर करेगा, इसका मींस z की वैल्यू क्या आएगी,
इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल हेयर a1 इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू क्या हो जाएगी -4m। -4m जब आ गई इट मीन इट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कोई भी लॉजिकल आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो z की वैल्यू अगर m की टर्म में आ रही है यानी नो सॉल्यूशन हो गया, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा आ रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट केस इज डीजेनेरेसी व्हेन देयर इज अ टाई इन द मिनिमम थीटा। अगर टाई में अगर थीटा हो जाए, देखो बहुत जल्दी से बता रहा हूं मैं, थीटा अगर आपका टाई हो गया देन इट विल द केस ऑफ डीजेनेरेसी। एक फटाफट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन दिस न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इट इज सब्जेक्टेड टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8, 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो दो क्योंकि लेस देन कंस्टेंट है, S1 और S2 इंट्रोड्यूस कर दो, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लो, S1 और S2 होगा। यहाँ पर S2 होगा, S1 और S2 बेसिक वेरिएबल हो गए। नाउ आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन आई कम टू नो दैट थीटा की वैल्यू जो है वो टाई हो गई। अब टाई हो गई, या तो आप S2 को बाहर कर दो या S1 को बाहर कर दो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो रेंडमली मुझे चूज करना पड़ेगा। आई हैव टू चूज रेंडमली दैट which वेरिएबल शुड गो आउटसाइड फ्रॉम द टेबल। तो लेट अस टेक, मैं R2 की रिस्पेक्ट में S2 को मैंने लीविंग वेरिएबल कर दिया और X1 को जो है वो एंटरिंग वेरिएबल कर दिया। X1 बिकम एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन के बाद Z की वैल्यू कितनी आ रही थी 0, सेकेंड इटरेशन के बाद Z की वैल्यू आ गई थीटा। ठीक है, अभी फर्दर अभी एल्गोरिथम तो टर्मिनेट कर ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। स्टिल आई हैव वन मोर इटरेशन। इटरेशन क्या हो जाएगा 1/3 इज दिस इज द पॉजिटिव टर्म। तो इसके रिस्पेक्ट में अगेन मैंने ये की कॉलम निकाल लिया। 0 और 6 में मिनिमम टर्म क्या हो गया 0, तो ये हमारा हो गया की रो। ठीक है, ये की रो हो गया, और इस की रो के रिस्पेक्ट में जब मैंने आउटगोइंग वेरिएबल यानी S1 जो है वो सिस्टम से चला जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में X2 जो है वो सिस्टम में एंटर कर जाएगा। नाउ इन द थर्ड इटरेशन बेसिक वेरिएबल बिकम X2 एंड X1, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द सॉल्यूशन। सेकेंड इटरेशन के बाद भी Z की वैल्यू जो है वो 16 ही है, और थर्ड इटरेशन के बाद भी Z की वैल्यू 16 है। थर्ड इटरेशन के बाद भी Z की वैल्यू 16 है, और फर्स्ट इटरेशन के बाद भी, सेकंड इटरेशन के बाद भी Z की वैल्यू 16 है। देन दिस इज द केस ऑफ डीजेनेरेसी। अब आप लोग कहोगे कि डीजेनेरेसी मतलब थर्ड इटरेशन और सेकंड इटरेशन के बाद Z की वैल्यू 16 आई, यानी आंसर तो चेंज हुआ नहीं, इट मींस दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल। नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल। इटरेशन आपने दोनों करी, लेकिन दोनों ही इटरेशन के बाद जो सॉल्यूशन है यहाँ पर क्या आया x1 इज टू 4, और यहाँ पर भी क्या आया थर्ड इटरेशन के बाद भी जो आपका आंसर आया x1 की वैल्यू 4 आई और x2 की वैल्यू 0 आई। पहले इटरेशन के बाद भी यही सॉल्यूशन आया था, यानी सॉल्यूशन भी चेंज नहीं करेगा और आंसर भी चेंज नहीं करेगा, यानी z की वैल्यू भी चेंज नहीं करेगी। दिस इज द केस ऑफ डीजेनेरेसी। मल्टीपल ऑप्टिमल में ऐसा नहीं हो रहा था। मल्टीपल ऑप्टिमल में जब आप थर्ड सेकंड से थर्ड इटरेशन पे आ रहे थे तो सॉल्यूशन भी चेंज कर जा रहा था। ठीक है, x1 और x2 की भी डिफरेंट वैल्यू मिल रही थी, बट डीजेनेरेसी के केस में आप बार बार ही आप इटरेशन करते चले जाओ, सॉल्यूशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, z की वैल्यू विल रिमेन सेम और x1 और x2 की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, और सॉल्यूशन नंबर 2 में भी x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 16 है। दिस इज द केस ऑफ डीजेनेरेसी। ठीक है, we end up doing additional iteration which do not add value in the problem और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो यहाँ दोनों ही बातें आ गई, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो डीजेनरेसी कब होगी, जब थीटा की वैल्यू में टाई हो जाएगा, वन बेसिक वेरिएबल टेक्स 0 इन द नेक्स्ट इटरेशन। तो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द टर्म। तो जैसे जैसे आप इंप्रूव करते चले जाओगे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये चौथा पॉइंट
इसको भी देख लो, चौथा पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन वी सी दैट इन दिस आफ्टर द सेकंड इटरेशन, आफ्टर द सेकंड इटरेशन यू कैन सी थीटा की वैल्यू है 0 और सीजे माइनस जेड जे कितना है 1/3। व्हेन आई मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 0 इट बिकम 0। तो इंप्रूवमेंट क्या होगा थर्ड इटरेशन में, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो यहीं से पता चल गया देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन द सॉल्यूशन। सेकंड इटरेशन के बाद भी 16 आ रहा है और थर्ड इटरेशन के बाद भी 16 ही आएगा। ठीक है, तो दिस आर ऑल अबाउट द ऑल द केसेस इन द सिंप्लेक्स प्रॉब्लम। तो जितने भी केसेस हैं, यूनिक ऑप्टिमल, alternate optimal, unbound solution, infeasible solution and degeneracy that we have discussed, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी पूछ लो।